कईयों को लगता होगा अब इतनी चैनलें चल रही है, नई क्या ले आए। कभी कभी लगता है कि हमारे देश में टीवी चैनलों का ग्रोथ इतना बड़ा तेज है, लेकिन जब बहुत सारी चीजें होती हैं तब जरूरत की चीज खोजने में जरा दिक्कत जाती है। आज खेल कूद के लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो टीवी चैनल के माध्यम से सहजता से आपको मिल जाती है। भारत के ही खेल नहीं, दुनिया के खेल का भी अता पता चलता है। और आपने देखा है कि स्पोर्ट्स से संबंधित चैनलों के कारण हमारे यहाँ कई लोगों की स्पोर्ट्स के भिन्न भिन्न विषयों में रुचि बढ़ने लगी है, जबकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में उतनी मात्रा में स्पोर्ट्स को प्राथमिकता नहीं रही है। लेकिन उन चैनलों का योगदान है जिन्होंने स्पोर्ट्स के प्रति नई पीढ़ी में रुचि पैदा की और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। पहले स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा लोगों के भी ये तो एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है, लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। और खेल के मैदान में खेल खेलने वाले तो बहुत कम होंगे, लेकिन खिलाड़ियों के पीछे हजारों लोगों की फौज होती है जो भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को करती है। यानी एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से पता चला किसान हिंदुस्तान में इतना बड़ा वर्ग है, उसके पास कृषि के क्षेत्र में चीजें कैसे पहुंचे, ये बात हमें मान करके चलना पड़ेगा कि हमारे देश को आगे ले जाना है तो हमारे देश के गांवों को आगे ले जाना ही पड़ेगा। गांव को आगे ले जाना है तो कृषि को प्राथमिकता देते हुए उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। ये सीधा साधा भारत के आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है। लेकिन दिनों दिन हालत क्या हुई है, आपको जानकर के हैरानी होगी। हमारे देश के किसानों ने कितना बड़ा पराक्रम किया हुआ है, कितना सारा समाज जीवन को दिया है। पुराने गैजेट्स का जो लोग स्टडी करते हैं, आज से 200 साल पहले साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में तेंजुवर का इलाके के किसानों का एक स्टडी हुआ था। और आज आप हैरान होंगे, 200 साल पहले जबकि यूरिया भी नहीं था, पोटाश भी नहीं था, कीटनाशक दवाएं भी नहीं थी, उस समय वहां का किसान 1 हेक्टर पर 15 से 18 टन पैडी का उत्पादन करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान, विज्ञान, नए प्रयोग की कुछ न कुछ तो था। 200 साल पहले हमारे देश में गेहूं कुछ इलाकों में करीब करीब 12 से 15 टन का उत्पादन प्रति हेक्टर हमारे किसान लेते थे। आज पूरे देश में औसत उत्पादन कितना है प्रति हेक्टर? सब प्रकार के धान मिला दिया जाए तो औसत उत्पादन है प्रति हेक्टर 2 टन। जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन बढ़ती नहीं है, आवश्यकता बढ़ रही है, तब हमारे पास उपाय क्या बचता है? हमारे पास उपाय वही बचता है कि हम उत्पादकता बढ़ाएं। प्रति हेक्टर
हमारी उत्पादकता बढ़ेगी तो हमारी आय बढ़ेगी। आज देश में एवरेज प्रति हेक्टेयर 2 टन का उत्पादन है। विश्व का एवरेज 3 टन का है। क्या कम से कम हिंदुस्तान सभी किसान मिलकर के वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी, बीज सप्लाई करने वाले, दवाई सप्लाई करने वाले सब लोग मिलके क्या ये सोच सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर 3 टन उत्पादन कैसे पहुंचाए? अब यूं 2 से 3 होना लगता बहुत छोटा है, लेकिन वो छोटा नहीं, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन सपने देखे तो सही। हर तहसील में ये स्पर्धा क्यों ना हो कि बताओ भाई, आज बार हमारी तहसील में इतनी भूमि जोती गई, क्या कारण है कि हम 2 टन से सिर्फ इतना ही बढ़ पाए और ज्यादा क्यों ना बढ़ पाए? देश में एक कृषि उत्पादन में अगर तहसील को यूनिट माने तो एक बहुत बड़ा स्पर्धा का माहौल बनाने की आवश्यकता है। और तहसील को यूनिट में इसलिए कहता हूं कि क्लाइमेटिक जोन होते हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि कुछ ही फसलें होती हैं, कुछ मात्रा में हो सकती है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां कुछ फसल होती है, अधिक मात्रा में हो सकती है। लेकिन अगर तहसील इकाई होगी तो स्पर्धा के लिए सुविधा रहती है। और अगर हमारे देश के किसान को लाल बहादुर शास्त्री जी ये कहें, जय जवान जय किसान का मंत्र दें, लाल बहादुर शास्त्री जी के पहले हम लोग गेहूं विदेशों से मंगवा करके खाते थे। सरकारी अफसरों के जिम्मे उस कालखंड के जो सरकारी अफसर हैं, और आज शायद वो सीनियर मोस्ट हो गए होंगे या तो रिटायर्ड हो गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सबसे पहला काम रहता था कि कंडला पोर्ट पर या मुंबई के पोर्ट पर विदेश से जो गेहूं आया है उसको पहुंचाने की व्यवस्था ठीक हुई कि नहीं हुई, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसी में उनका दिमाग खपा रहता था। जवाब उन्हीं से मांगा जाता था। देश बाहर से मंगवा करके खाता थे, हकीकत है। देश के किसानों के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी ने लक्ष्य रखा, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, और युद्ध की विभीषिका का बैकग्राउंड था, देशभक्ति का ज्वार था, और लाल बहादुर शास्त्री जी की सादी सरल भाषा थी। हमारे देश के किसानों ने इस बात को पकड़ लिया और देश के किसानों ने तय कर लिया कि हम अन्न के भंडार भर देंगे। मेरे देश के किसानों ने उसके बाद कभी भी हिंदुस्तान को भूखा नहीं मरने दिया। किसान का जेब भरे या न भरे, देश के नागरिकों का पेट भरने में कभी कमी नहीं रखी है। इस सच्चाई को समझने के बावजूद भी हम बदले हुए युग को देखते हुए अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो परिस्थितियां नहीं पलटेगी। एक समय था, हमारे यहां कहा जाता था, उत्तम से उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये हमारे घर घर की गूंज थी। लेकिन समय रहते आज अगर किसी किसान के घर में जाइए, 3 बच्चे हैं, उसको पूछिए भाई क्या सोचा है बच्चों का, क्या करोगे? बोले ये तो जरा पढ़ने में अच्छा है, जरा समझदार है, तो उसको तो कहीं नौकरी पे लगा दूंगा, ये भी शायद कहीं काम कर लेगा, लेकिन ये छोटे वाला है ना, वो ज्यादा समझता नहीं, सोच रहा हूं उसको खेती में ही लगा दूं। यानी घर में भी ये सोच बनी है कि जो तेज तर्रार बच्चा है
उसको तो कहीं नौकरी करने के लिए भेज दो। और जब ठीक है भाई, और कहीं बेचारे को मिलता नहीं, वो खेती कर लेगा, अपनी पेट गुजारा कर लेगा। जो खेती उत्तम मानी जाती थी वो खेती कनिष्ठ बन गई, और जो नौकरी कनिष्ठ मानी जाती थी उत्तम बन गई। चक्र ही उलट गया। मुझे लगता है इसको फिर से हमने एक बार उल्टाना है। और प्रयास करे तो सफलता मिल सकती है। मेरा अपना एक अनुभव बताता हूं। जब गुजरात का मुख्यमंत्री के नाते मुझे एक बार जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बुलाया था और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करना था। मैं जब जाने वाला था तो मैं सोच रहा था कि क्या उनके सामने क्या बात करूंगा। दिमाग रास्ते में प्रवास के दरमियान चल रहा था और मेरे माइंड में ऐसा बैठ गया था कि ये तो सब बहुत ही वृद्ध किसान होंगे, बड़ी आयु के होंगे, तो उनके लिए ऐसी बात बताऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा। जहां मैं पहुंचा और ऑडियंस देखा तो मैं हैरान था। करीब करीब सभी 35 से नीचे की उम्र के थे। और मैंने उस दिन करीब 12 या 15 किसानों को इनाम दिया। वे सारे यंग थे, जींस पैंट और टी शर्ट में आए हुए थे पूरा। मैंने उनको पूछा, भाई क्या पढ़े थे? सारे पढ़े लिखे थे। तो मैंने कहा आप खेती में वापस कैसे आ गए? बोले कुछ जो बदलाव आया है उसका हम फायदा ले रहे हैं। अगर हम फिर से एक बार आधुनिक विज्ञान को, टेक्नोलॉजी को गांव और खेत खलिहान तक पहुंचा देंगे तो देश का सामान्य व्यक्ति, देश का नौजवान जो खेती से भागता चला गया है वो फिर से खेती के साथ जुड़ सकता है और देश की नीति को, अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा, एक माहौल के पैदा करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा किसान ऐसे होंगे गांव में जिन्हें ये पता नहीं होगा कि सरकार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, सरकार में एग्रीकल्चर के संबंध में कुछ नीतियां, कुछ पता नहीं होगा। हमारे देश की कृषि किसानों के नसीब पर छोड़ दी गई है और वो भी स्वभाव से इसी मूड का है। पर पता नहीं भाई, अब कुदरत रूठ गई है, पता नहीं ईश्वर नाराज है, यही मान के बेचारा अपनी जिंदगी गुजारा कर देता है। ये इतना क्षेत्र बड़ा उपेक्षित रहा है। उस क्षेत्र को हमने वाइब्रेंट बनाना है, गतिशील बनाना है और उसके अनेक प्रकार के काम चल रहे हैं। मैंने तो देखा है कि किसान अपने खेत में फसल लेने के बाद जो बाद की जो चीजें रह जाती है उसको जला देता है। उसको लगता था कि अरे भाई कहाँ उठा के ले जाऊंगा, इसको कौन लेगा, वो खेत में ही जला देता था। उसे पता नहीं था कि यही चीजें अगर थोड़े टुकड़े कर करके मैं फिर से जमीन में गाड़ दूं तो वही खातर बन सकती हैं, वही मेरी पैदावार को बढ़ा सकती हैं। लेकिन अज्ञान के कारण वो जलाता। यहां भी कई किसान बैठे होंगे, वे भी अपनी ऐसी चीजें जलाते होंगे खेत में। ये आज भी हो रहा है। अगर थोड़ा उनको गाइड करे कोई, हमने देखा होगा केले की खेती करने वाले लोग, केला निकालने के बाद वो जो पूरा पौधा रहता है उसको लगता है बाद में उसका कोई उपयोग ही नहीं है। लेकिन आज विज्ञान ने उस केले में से ही उत्तम प्रकार का कागज बनाना शुरू किया है, उत्तम प्रकार के कपड़े बनाना शुरू किया है। अगर उस किसान को पता होगा
तो केले की खेती के बाद भी कमाई करेगा और उस कमाई के कारण उसको कभी रोने की नौबत नहीं आएगी। एक बार मानो केला भी विफल हो गया। मैं एक प्रयोग देखने गया था, यानी केला निकालने के बाद जो खाली खड़ा हुआ ये उसका पौधे का हिस्सा रहता है, अगर उसको काट करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो दूसरी फसल को 90 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। उस केले के अंदर उतना वाटर कंटेंट रहता है कि 90 दिन तक बिना पानी पौधा जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर ये बातें नहीं पहुंची तो वो लगे मानेगा अरे यार अब इसको उठाने के लिए, और मुझे याद है वो खेत में से उठाने के लिए वो खर्च करता था, ले जाओ भाई। जैसे उसको पता चलने लगा तो उसकी वैल्यू एडिशन करने लगा, चेन बनाने लगा। हमारे देश में कृषि में मल्टीपल यूटिलिटी की दिशा में हम कैसे जाएं, मल्टीपल एक्टिविटी में कैसे जाएं, जिसके कारण हमारा किसान जो मेहनत करता है उसको लाभ हो। कभी कभी किसान एक फसल डाल देता है, लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक तरीके से उसको समझाए कि इस फसल के बगल में अगर इसको डाल दिया जाए तो उस फसल को बल मिलता है और ये फसल मुफ्त में तुम्हारी वैसे ही खड़ी हो जाएगी। जो आप में से किसानों को मालूम है कि इस प्रकार का क्या व्यवस्था होती है। अब बहुत से किसान हैं उसको मालूम नहीं है, वो बेचारा एक चीज डालता है तो बस एक ही डालता है, उसे पता नहीं होता है कि बीच में ये चीज डालें तो वो अपने आप में एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं और मुझे एक अतिरिक्त इनकम हो जाती है। इन चीजों को उन तक कौन पहुंचाए? हमारे देश के किसान का एक स्वभाव है। किसान का स्वभाव क्या है? कोई भी चीज उसके पास लेके जाओ, वे आउटराइट कभी रिजेक्ट नहीं करता है। देखते ही नहीं बेकार है, ऐसा नहीं करता है। उसी प्रकार से वो आउटराइट सिलेक्ट भी नहीं करता है। आपकी बात सुनेगा, 10 सवाल पूछेगा, 50 बार देखेगा, 3 बार आपके पास आएगा, वो अपना दिमाग खपाता रहेगा, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करेगा। किसान तब स्वीकार करता है जब वो अपनी आंखों से सफलता को देखता है। ये उसका स्वभाव है। और इसलिए जब तक किसान के अंदर आप विश्वास नहीं भरते हैं, उसको एक भरोसा नहीं होता, हाँ भाई जो व्यवस्था, क्योंकि इसका कारण ये नहीं कि वो साहसिक नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि अगर एक गलती हो गई मतलब साल बिगड़ गया, और साल बिगड़ गया और 18 साल 19 साल की बच्ची हुई है, हाथ पीले करने के सपने तय किए हैं, अगर 1 साल बिगड़ गया तो बच्ची की शादी 4 साल रुक जाती है। ये उसकी पीड़ा रहती है। और इसलिए किसान तुरंत हिम्मत नहीं करता है, सोचता है किसान के पास ये बात कौन पहुंचाए। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसान तक अनुभवों की बात पहुंचाने के लिए और किसान के माध्यम से पहुंचाने के लिए एक प्रयास, ये है किसान चैनल। और इसलिए एक बात हमें माननी होगी कि हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाना जरूरी हो गया है। आज ग्लोबल इकोनॉमी है, हम सैटेलाइट पर ढेर सारा खर्चा करते हैं, एक के बाद एक सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। उन सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अगर कोई लाभ हुआ है तो वो लाभ हुआ है मौसम की जानकारियां अब करीब करीब सही निकलने लगी है। पहले मौसम की जानकारियां किसान को भी भरोसा नहीं होता था, वो लगता यार ठीक है, ये तो कहता था धूप निकलेगा, नहीं निकला। लेकिन अब ये जो खर्चा कर रही है सरकार, ढेर सारे सैटेलाइट छोड़ रही है, ये अरबों खरबों रुपयों का खर्च हुआ है।
इसका अगर सबसे बड़ा लाभ किसी को मिल सकता है तो किसान को मिल सकता है। वो मौसम की खबर बराबर ले सकता है। मैं इस किसान चैनल के माध्यम से मैं हमारे किसानों की आदत डालना चाहता हूं कि वे ये मौसम विज्ञान को तो अवश्य टीवी पर देखें वो। और मैं हमारे प्रसार भारती के मित्रों को और किसान चैनल वालों को भी कहूंगा कि एक बार किसान को विश्वास हो गया कि हाँ भाई, ये बारिश के संबंध में, हवा चलने के संबंध में, धूप के संबंध में बराबर जानकारी आ रही है, तो उसको बराबर मालूम है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। वो अपने आप रास्ता खोज लेगा और परिस्थितियों को संभाल लेगा, है मुझे पता है। आज ये व्यवस्था नहीं है। आज जनरल नेचर का आता है, वो भी मोटे तौर पर जानकारी आती है, उसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते। मैं इस टेक्नोलॉजी में, मेरी आदत है वेबसाइट पे जाने की, लेकिन बारिश के दिनों में मैं कोई खबर पहले नहीं देखता हूं। वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले मैं, उस समय तो 5-6 दुनिया की जितनी बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी जहां से मौसम की जानकारी मिलती, तुरंत देखता था। हर बार 5-6 जगह पर रोज सुबह मॉर्निंग में मेरा ये कार्यक्रम रहता था। मैं देखता था कि भाई पूरे विश्व में मौसम की स्थिति क्या है, बारिश कब आएगी। बारिश के दिनों की बात है। मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवी से जुड़े। दूसरा, आज ग्लोबल इकोनॉमी है। एक देश है, उससे हमें अगर पता चलता है कि वहां इस बार मूंगफली बहुत पैदा होती थी, लेकिन इस बार उसकी मूंगफली एकदम से कम हो गई है, तो भारत के किसान को पता चलेगा कि भाई सबसे ज्यादा मूंगफली देने वाला देश था, उसकी तो हालत खराब है, मतलब ग्लोबली मूंगफली का मार्केट बढ़ने वाला है। किसान सोच सकता है कि भाई उसके यहाँ तो 2 महीने पहले फसल, क्योंकि बारिश तो हर एक जगह पे अलग अलग है, तो वो निर्णय कर पाएगा कि भाई इस बार मौका है, उसके तो सब बुरा हो गया है, मैं उसमें से कुछ कर सकता हूं। मैं अगर मूंगफली पे चला जाऊं तो मेरा मार्केट पक्का हो जाएगा, और वो चला जाता है। हम पूरे वैश्विक दृष्टि से दुनिया के किस बेल्ट में किसानों का क्या हाल है, किस प्रकार का वहां पैदावार की स्थिति है, वहां बारिश की स्थिति क्या है, बदलाव क्या आ रहा है, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं। हमारे देश में जो खजूर की खेती करते हैं, खजूरी शब्द है ना, डेट्स, अरब देशों में हमसे 2 महीने बाद फसल आती है। हमारे देश में जो लोग इसकी खेती करते हैं उनको 2 महीने पहले मार्केट मिल जाता है, और उसके कारण अरब देशों में जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी हमारी तुलना में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि नेचुरल क्रॉप वहीं का है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ खजूर की खेती करने वालों को बाजार मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम 2 महीने पहले आते हैं। हम ये ग्लोबल इकोनॉमी का जो चीजें हैं, उसको अगर गहराई से समझ करके हम अपने किसानों को गाइड करें तो उसको पता चलेगा। वरना कभी क्या होता है, किसान को मुसीबत, एक बार हवा चल पड़ती है कि भाई टमाटर की खेती बहुत अच्छी है, तो किसान बेचारा आंख बंद करके टमाटर में लग जाता है, और जब टमाटर बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है तो दाम टूट जाता है। दाम टूट जाता है, टमाटर लंबे दिन रहता नहीं, वो घाटे में चला जाता है। और इसलिए कृषि में उत्पादन के साथ उसकी अर्थनीति के साथ जोड़ करके ही चलना पड़ेगा, और उसमें एक मध्य मार्गी काम करने के लिए सरकारी तंत्र किसान चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपके साथ जुड़ा रह सकता है, आपको शिक्षित कर सकता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी सहाय कर सकता है। हमें अगर बदलाव लाना है तो जिस प्रकार से विश्व में बदलते बदलावों को समझ करके अपने यहां काम करना होगा, मौसम को समझ के हुए हमारी काम की रचना कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज दुनिया में कृषि क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। हर किसान के पास ये संभव नहीं है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ है वो देखने के लिए जाए, विदेश जाए, जा करके देख, नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस किसान चैलेंज के माध्यम से नए नए टेक्नोलॉजी क्या आई है
उन नई नई टेक्नोलॉजी किसान के लिए सिर्फ मेहनत बचाने के लिए नहीं, उस टेक्नोलॉजी के कारण परिणाम बहुत मिलता है। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कभी कभी बहुत बड़े मिरेकल कर देता है। हम उसकी ओर कैसे जाएं? उसी प्रकार से राष्ट्र की आवश्यकताओं की ओर हम ध्यान कैसे दें? आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, किसान ने बात उठा ली, अन्न के भंडार भर दिए। आज माल न्यूट्रिशन एक हमारी चिंता का विषय है, कुपोषण ये हमारी चिंता का विषय है। और कुपोषण से मुक्ति में एक महत्वपूर्ण आधार होता है प्रोटीन। ज्यादातर हमारे यहां परिवारों को, गरीब परिवारों को प्रोटीन मिलता है दाल में से, पल्सीज में से, लेकिन देश में पल्सीज का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, प्रति हेक्टेयर भी नहीं बढ़ रहा है और उसकी खेती भी कम हो रही है। अगर हमें हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को प्रोटीन पहुंचाना है तो पल्सीज पहुंचानी पड़ेगी। पल्सीज ज्यादा मात्रा में तब पहुंचेगी जब हमारे यहां पल्सीज की खेती ज्यादा होगी, पल्सीज का उत्पादन ज्यादा होगा। हमारी यूनिवर्सिटीज को भी मैं कहता हूं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एक एक अलग अलग पल्सीज को लेके हम उसमें रिसर्च कैसे करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करें, हम प्रति हेक्टेयर उसके उत्पादन कैसे बढ़ाएं, जो उत्पादित चीजें हो उसमें प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़े, उस पर हम कैसे काम करें ताकि हमारे किसान को सही दाम भी मिले। देश को आज पल्सीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। हम ठान लें कि 10 साल के भीतर भीतर ऐसी मेहनत करें, जब 2022 में हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाता है, उस समय हमें पल्सीज इंपोर्ट न करना पड़े, हमारी दाल वगैरह इंपोर्ट न करनी पड़े। हम किसान मिलकर के काम कर सकते हैं क्या? हम एक मिशन मोड में काम कर सकते हैं। और दुनिया में बहुत प्रयोग हुए हैं, दुनिया में बहुत प्रयोग हुए हैं, उसकी आवश्यकता है। आज हमारे देश में ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। एक तरफ हमारा किसान जो पैदावार करता है उसके दाम नहीं मिलते, और दूसरी तरफ देश की जरूरत है वो पैदा नहीं होता है। हमें विदेश से ऑयल लाने के लिए तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन किसान देने के पास हमारे पास कुछ बचता नहीं है। अगर हमारा ऑयल इंपोर्ट बंद हो जाए, खाने का तेल क्या हम उत्पादित नहीं कर सकते? हम टारगेट नहीं कर सकते? इन चीजों को हमारे किसान को हम कैसे समझाएं? और मुझे विश्वास है एक बार किसान को समझ आ गई कि एक देश की आवश्यकता है, इसके दाम कभी गिरने वाले नहीं है, वो मैदान में आ जाएगा। इस देश के पास करीब करीब 1200 टापू है। 1200 टापू हैं हिंदुस्तान के समुद्री तट पे। टापुओं पर उस प्रकार की खेती संभव होती है जहां से हम हमारी तेल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आज हम तेल बाहर से लाते हैं। हमारे किसान, हमारे पंजाब के किसान तो कनाडा में जाइए खेती वही करते हैं, अफ्रीका में जाइए हमारे देश के किसान जाकर के खेती करते हैं। ये हमारे देश के किसान हमारे टापुओं पर जाकर के कर सकते हैं खेती। कभी वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो किसान चैनल है वो भी कभी जाकर के देखे तो सही, टापुओं का रिकॉर्डिंग करके दिखाए लोगों को कि भाई टापू है, इतना बड़ा है, इस प्रकार के वहां प्राकृतिक संपदा पड़ी है, यहाँ ऐसी ऐसी संभावना है। क्लाइमेट उस प्रकार का है कि जो हमारे ऑयल सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी कर सकता है। वैज्ञानिक तरीके से होना, मैं इसका वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं एक विचार छोड़ रहा हूं। इस विचार पर चिंतन हो, सही हो तो आगे बढ़ाया जाए, नहीं है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को वापस दे दिया जाए, मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रयास तो हो। मैं चाहता हूं इस किसान चैनल के माध्यम से एक व्यापक रूप से देश के कृषि जगत में बदलाव कैसे आए, आर्थिक रूप से हमारी कृषि समृद्ध कैसे हो। और जब हम कृषि की बात करते हैं तब
बारिश के सीजन वाली कृषि से आप अटक नहीं सकते। हम 12 महीने का सोच, 365 दिन का चक्र सोचना होगा। हमारे सागर खेड़ू, समुद्र में जो हमारे लोग हैं उनको भी सागर खेड़ू बोलते हैं, फिशरमैन। वो भी एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र है। वो विद इन इंडिया भी लोगों की आवश्यकता पूरी करते हैं और एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान की तिजोरी भी भरते हैं। हम इसके माध्यम से फिशरीज के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ऑर्नामेंटल फिश का दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। जो घरों के अंदर फिश रखते हैं, रंग रंगीन फिश देखने के लिए लोग बैठते हैं, उसका दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट। खाने वाली फिश नहीं, ऑर्नामेंटल फिश। और उसको, उसके फार्म बनाए जा सकते हैं, उसकी रचनाएं की जा सकती है, उसकी ट्रेनिंग हो सकती है। एक बहुत बड़ा नई पीढ़ी के लिए पसंदीदा काम है। हम क्यों ना करें। हमारी कृषि को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए और हर किसान ने अपने कृषि के टाइम टेबल को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और प्रयोग करके देखिए। मैं विश्वास से कहता हूं कि आप, मैं जो सलाह दे रहा हूं उसको स्वीकार करिए। आपको कभी सरकार के सामने देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। हमारी कृषि आत्मनिर्भर बन सकती है, हमारा किसान स्वावलंबी बन सकता है। और हमारे कदम वही होने चाहिए कि वो सरकारों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं, कृषि को 3 हिस्सों में बांट के चलना चाहिए। 1/3 जो आप परंपरागत रूप से करते हैं वो खेती, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री, चाहे आप गाय रखे, भैंस रखे, दूध का उत्पादन करें, मुर्गी रखे, अंडे रखे, लेकिन 1/3 उसके लिए आपकी ताकत लगाइए। और 1/3 आप अपने ही खेत में टिम्बर की खेती करें, पेड़ उगाए, जिससे फर्नीचर के लिए जो लकड़ी लगती है ना वो बने। आज हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जंगल हम काट नहीं सकते। तो उपाय यही है, और उसके लिए भी जमीन खराब करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश की हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि कहां बर्बाद हो रही है। 2 पड़ोसी किसान हो, एक तो हमारे देश में सब छोटे किसान हैं, बड़े किसान हमारे देश में नहीं है, छोटे किसान हैं। और हमारे देश का पेट भरने का काम भी छोटे किसान करते हैं, बड़े किसान नहीं करते, छोटे किसान करते हैं। 2-3 बीघा भूमि है, पड़ोसी के पास 3 बीघा, दोनों भाई हैं, लेकिन बीच में ऐसी दीवार बना देते हैं, बाड़ लगा देते हैं कि 2-3 मीटर उसकी जमीन खराब होती है, 2-3 मीटर इसकी खराब होती है। सिर्फ इसी के लिए अगर एक बार ये बाढ़ में से हम बाहर आ जाएं और अगर पेड़ लगा दे, एक पेड़ इस वाले का, एक पेड़ उस वाले का, एक इसका एक उसका, और आधे उसके आधे इसके, आप मुझे बताइए जमीन बच जाए कि नहीं बच जाएगी। लाखों एकड़ भूमि आज बर्बाद हो रही है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि अड़ोस पड़ोस में अपने भाई हो या और कोई हो, 2 खेतों के बीच जो बाढ़ में 2-2, 5-5, 7-7 मीटर जमीन खराब होती है, उसकी जगह पे पेड़ लगा दे, और वो भी टिम्बर। और सरकार आपको परमिशन दे, आपके घर में बेटी पैदा हुई हो, पेड़ लगा दीजिए, बेटी की शादी हो, पेड़ काट दीजिए, शादी उतने ही खर्चे में हो जाएगी। हम उन चीजों को, और इसलिए मैं कहता हूं 1/3 टिम्बर की खेती, 1/3 हम रेगुलर जो खेती करते हैं वो, और 1/3 देश को मिल्क की बहुत जरूरत है। हम पशुपालन कर सकते हैं और हमारी माताएं बहनें करती हैं। 365 दिन का हमारा आर्थिक चक्र हम बना सकते हैं, और एक बार ये बनाएंगे, मैं नहीं मानता हूं हमारे कृषि क्षेत्र को हम परेशान होने देंगे। लेकिन इस काम के लिए हमने इस चैनल का भरपूर उपयोग करना है, लोगों को प्रशिक्षित करना है, उनमें विश्वास पैदा करना है। उसी प्रकार से हमारे देश के हर तहसील में मैं कहता हूं, एक दो प्रगतिशील किसान हैं, प्रयोग करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं।
उनके खेतों का लाइव टेलीकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खेत से ही हो सकता है। खेत में ही सरकार जाए, चैनल वहां लगाए, वो किसान दिखाएं घूम घूम कर, देश भर के किसान देखें, उसके पत्र व्यवहार की व्यवस्था कर दी जाए। सारे देश के किसान उसको पूछते रहेंगे, भाई आप ये कर रहे हैं, मुझे बताइए कैसे हो सकता है, मेरे यहां भी हो सकता है। हमारे देश में प्रगतिशील किसानों ने ऐसे पराक्रम किए हैं। मैं कई किसानों को जानता हूं जिन्होंने ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। मैं एक किसान को जानता हूं, एक मुस्लिम नौजवान है, पिताजी तो खेती नहीं करते थे, वो खेती में गया और आलू की पैदावार प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा करके दुनिया में नाम कमाया उसने। अगर मेहनत करते हैं तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम किसान चैनल के माध्यम से जहां भी अच्छा हुआ है, प्रयोग हुए हैं, उसको हम करना चाहते हैं। आप पंजाब में जाइए, हर गांव में एक आध किसान ऐसा है जो टेक्नोलॉजी में मास्टर है। वो जुगाड़ करके ऐसी ऐसी चीजें बना देता है, और वो जुगाड़ शब्द ही पॉपुलर है। मैं पंजाब में मेरी पार्टी का काम करता था, तो मैं चला जाता था खेतों में किसानों के साथ देखने के लिए, समझ लीजिए हर एक के पास मोटरसाइकिल का पुर्जा है, उठा करके कहीं और लगा दिया है, मारुति कार का पुर्जा कहीं और लगा दिया है, और वो अपना पानी निकाल रहा है। ऐसे प्रयोगशील होते हैं किसान, इतनी टेक्नोलॉजी को करते हैं जी। मैं समझता हूं देश के और लोगों को इसका परिचय हो, टेक्नोलॉजी का परिचय हो। एक बार हम इन चीजों को जोड़े, और दूसरी तरफ हमारी यूनिवर्सिटीज ये किसान चैनल को आधुनिक से आधुनिक चीजें मुहैया कराने का एक नेटवर्क बनना चाहिए। और कभी किसान चैनल भी कंपटीशन क्यों ना करे, बस 20 प्रकार की कंपटीशन करे। अब जैसे ये चैनल वाले होते हैं, वो गायकों को ढूंढते हैं, नाचने वालों को ढूंढते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो उत्तम प्रकार की खेती करने वालों की भी कंपटीशन हो सकती है, उनके प्रयोग हो सकते हैं, वो आए, दिखाएं, समझाएं। मैं समझता हूं कि चैनल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो सकती है। और एक बार और प्रसार भारती मेरे शब्द लिख करके रखें, अगर आप सफल हो गए, और मुझे विश्वास है कि जिस लगन से आपने इतने कम समय में काम किया है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई और चैनल चलाने के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ चलती है, लेकिन इसमें तो आपको खेतों में जाना पड़ा है, गांव में जाना पड़ा है, किसानों से मिलने पड़ा है, आपका सारा मटेरियल तैयार करना पड़ा है। मैं जानता हूं कितनी मेहनत पड़ी होगी, तब जाकर के चैनल का रूप आया होगा। लेकिन अगर बढ़िया ढंग से चली तो 3 साल के बाद आपको चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि जो 24 घंटे वाले हैं ना, वो भी अपनी चालू कर देंगे। उनको इसकी ताकत समझ आएगी। आज उनके यहां इसको मौका नहीं है, लेकिन आप अगर सफल हो गए तो दूसरी 20 चैनल किसानों के लिए आ जाएगी, और एक ऐसी कंपटीशन का माहौल होगा, मेरे किसान का भाग्य खुल जाएगा। और इसलिए मैं आज इस किसान चैनल के माध्यम से आपने एक जो नई शुरुआत की है, देश के गांव गरीब किसान को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसे मैं आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना चाहता हूं, मैं जिसे सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहता हूं, जिसको अपना भविष्य बनाने का रास्ता बनाने के लिए तैयार करना चाहता हूं, उस काम को हम सफलतापूर्वक करेंगे। उसी एक विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के सभी किसान भाइयों बहनों को मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी करके ये कह दिया, भाई अब दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच केवल दिल्ली के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को नहीं देखेगी, पुलिस के भ्रष्टाचार को नहीं देखेगी, एनडीएमसी के भ्रष्टाचार को नहीं देखेगी।